स्वागत करता हूँ आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। आज का मेरा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि क्लास 9 का फिजिक्स का लेक्चर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अभी तक न्यूटन यूनिवर्सल लॉ के बारे में जाने। उसके बाद से फ्री फॉल क्या होता है उसके बारे में मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, वो मैं टॉपिक आज मैं आपको डिस्कस करूंगा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करो कि पेन पेपर ले लो, और जो बुक है, जिस बुक को मैं फॉलो करता हूँ वो एसएससी बोर्ड का है ये, और हो सकता है तमिलनाडु बोर्ड में भी इस चीज़ें चलाई जाती है। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, और फिर से इसके बाद से कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और कुछ कोशिश करेंगे कि इस पर बेस्ड जो हो आपको कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर कर दी जाए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं अपने वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अगर मेरी आपको आवाज़ जा रही है तो फिर ठीक है, मैं अपने वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके। तो अभी तक तो आपने पढ़ा कि जो सिंपल एक ग्रेविटी जो होती है आपकी, इसके बारे में हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया है। मतलब कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसी समय हमने इसके बारे में डिस्कस किया। पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि जो स्मॉल जी होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है, जी और कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। आज मैं आपको ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि जो ये वेरिएशन होता है वेरिएशन कैसे होता है, और भी सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो ये जी होता है ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको हमने पहले पढ़ रखा है कि ये क्या होता है। जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए कि अभी तक तो हम ये जान पाए कि जो ये ग्रेविटी होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड पोर्शन में गिरता है तो उसको फ्री फॉल में देखा गया। फिर इसके बीच में रिलेशन देखा गया कि जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है। आगे लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इसमें और भी सारी डिफरेंसेज होंगी, न्यूमेरिकल होंगी, और भी इससे रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है। तो अब तक तो हमने पढ़ा, काफी चीजें पढ़ा। अब इसके बाद से क्या जानना है कि जो ये वैल्यू होती है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेस। मतलब कि कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। सपोज दैट कि अगर आप ये जानो कि ये जो सरफेस ऑफ अर्थ पे अलग अलग तरीके से ये जो ग्रेविटी होती है वो बिहेव करती है। ठीक है। सिंपली मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, सिंपल अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइप का ग्रेविटी शो होता है। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे ग्रेविटी कुछ और होगी, और अदर सरफेस पर ग्रेविटी कुछ और होगी। ठीक है। तो ये क्या डिपेंड करता है, ये डिपेंड होता है आपका किस पे, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इस पे डिपेंड होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है। फिर आगे क्या होता है कि जो ये मास ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है। मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड होता है, अर्थ के रेडियस पर भी डिपेंड होता है। ठीक है। ये दो तीन चीजों पे डिपेंड होता है कौन, तो ये जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की। आप कैपिटल जी की वैल्यू को तो जानती हो क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसको कैपिटल जी से दिखाते हैं। और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड होती है, तो ये जो है ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड होती है। अभी तक तो हमने जाना कि जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये कांस्टेंट नहीं होता है और सारे प्लेसेस पर डिफरेंट होता है। जैसे आप निकालते हो ना, जो 9.8 जो आपका आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। असल में ये ग्रेविटी की जो ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू होती है। कहीं कहीं हम ग्रेविटी को 10 लेकर के भी काम करते हैं। ठीक है। कहीं कहीं क्या लेते हैं, ग्रेविटी को हम 10 एज्यूम करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग जगह पे इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक। और ये किस पर डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी आपकी जी पे, और डिपेंड किस पे करेगी, ये डिपेंड करेगी और मास ऑफ अर्थ पे,
मास का अर्थ पे और किस पे, रेडियस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, ये डिपेंड करेगी और एक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, जो कि जी की वैल्यू जो होती है। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जी, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम। ठीक है, जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये और किस पर डिपेंड होता है, तो रेडियस ऑफ अर्थ पे। और आगे ये बात भी करते हैं, जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेज विथ हाइट, मतलब कि जैसे जैसे हाइट, जाहिर सी बात है अगर आप गेंद उछालते हो तो गेंद क्या होती है, एक सर्टेन हाइट तक जा करके फिर क्या होती है, वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो थ्रो हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो ये वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ जो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या होती है, चेंज होती है हाइट की वजह से। मतलब जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी जो होगी डिक्रीज करते जाएगी। और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं शेप ऑफ अर्थ पे, ठीक है, डेप्थ में जाएंगे तो आप ये जानो कि जैसे एक गेंद का मैं एग्जांपल दिया था कि एक जो विद्यार्थी है वो गेंद को उछालता है ऊपर की तरफ और बाद में जो है वो गेंद सरफेस पर आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि भाई एक सर्टेन हाइट पर गया और सर्टेन हाइट पर जाने के बाद से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आ गया। तो जब ये जो गेंद है जब ये ऊपर की तरफ जा रही थी उस समय जो ग्रेविटी है वो क्या हो रही थी, वो डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, ग्रेविटी उस समय क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और एक सर्टेन हाइट के जाने के बाद जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो गेंद आई उस समय जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसको जो है एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझते हैं कैसे होता है ये चीजें। तो इस पर जैसे दो तीन चीजें बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे ये चीजें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन होता है ग्रेविटी का, इस पर एक मैंने अभी दो तीन चीजें बातें रखी हैं। फर्स्ट बात क्या है कि इसका जो शेप होता है अर्थ का, एक मिनट मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज ही कर दूं। दो तीन चीजों पे डिस्कस करते हैं, किसके किसके पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बात है वो किस पे है, तो जो फर्स्ट बात है इसकी किस पे आती है, फर्स्ट जो बात होती है, एक होता है कि जो शेप है अर्थ का उस पर इफेक्ट कैसा होता है इसका, ग्रेविटी का। फिर क्या है, थर्ड सेकंड पॉइंट होगा कि इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड पे, मतलब हाइट पे जाने के बाद से ग्रेविटी का क्या असर पड़ता है। फिर जब गहराई में जाते हैं तो उस समय ग्रेविटी का क्या असर पड़ता है। तो आइए समझते हैं जो ये फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। एक मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश किया है कि ये जो अर्थ होता है वो तो परफेक्ट स्फीयर तो होता नहीं है, लेकिन जो ये रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, फिर नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है, अलग अलग पोल्स हो गए। तो उन अलग अलग पोल्स पर भी असर करता है क्या, ग्रेविटी हमारा। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेटोरियल रेडियस होता है, क्या होता है, इक्वेटोरियल रेडियस को उसको दिखाते हैं आर ई से। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, तो ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बुक होगा और बुक में ये आपको फोटो नजर आएगा, ये आर ई करके होगा। ठीक है, और फिर दूसरी पॉइंट क्या होती है, तो आगे दिखाते हैं आरपी, दिखाते हैं आरपी क्या होता है। तो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ओके, इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन इट्स पोलर रेडियस। जो इक्वेटोरियल रेडियस होता है वो ग्रेटर होता है किसके, इसके पोलर रेडियस से। अब ये जो बात कर रहे हैं इसमें कौन सा इक्वेटोरियल रेडियस है और कौन सा आपका पोलर रेडियस है। तो जो ये लाइन दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल जो कनेक्ट हो रहा है, इसको कौन सा बात कर रहे हैं, इसको बात कर रहे हैं हम पोलर रेडियस से। और ये बीचों बीच जाता है, आपका इक्वेटर जाता है, इसको आपने पहले ही जान रखा होगा, छोटे क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा कि ये जो लाइन है ये क्या हमारा इक्वेटर है और ये कौन सा है, ये पोल है। ठीक है, तो फोटो से साफ आप समझ सकते हैं चीजों को। और जो आर ई है, आर ई किसको डिनोट कर रहा है, तो आर ई डिनोट कर रहा है इक्वेटोरियल रेडियस को। और जो ये पोलर रेडियस है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, पोलर रेडियस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, तो पोलर रेडियस को डिनोट कर रहे हैं हम आरपी से। ओके, तो दो चीजों को आप समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ पे क्या असर पड़ता है, मतलब कि शेप ऑफ अर्थ पे इसका क्या असर पड़ता है ग्रेविटी का, उसके बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है हमारा एक परफेक्ट परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं,
और ये क्या है, एक तरीके से फ्लैटेंड है। और कहाँ पे है, ये पोल पे है। पोल पे थोड़ा सा ये हल्का सा ऊपर नीचे जो है दबा हुआ है। ब्लग आउट ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटोरियल रेडियस जो है हमारा कितना है, वो आर ई है। अबाउट 21 किलोमीटर ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। जो पोलर रेडियस है, पोलर रेडियस कहाँ पे है, तो ये पोलर रेडियस है, ये वाला पोर्शन। ठीक है। पूरा का पूरा ये नॉर्थ पोल से लेकर के जो साउथ पोल तक अटैच हो रहा है, वो कौन सा रीजन है, इस रीजन को कहते हैं हम पोलर रीजन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पॉइंट है दोनों का, दोनों बीच का, इसको हम किससे डिनाते हैं, अप्रोक्स इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो ये दो दूरी है वो 21 किलोमीटर है। ठीक है। तो जो हमारा ये परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, ये क्या है, फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड किस पे है, पोल पे है। और आउट ऑफ फैक्टर इक्वेटर। इक्वेटोरियल रेडियस किससे दिखाते हैं, तो आर से दिखाते हैं, फॉर के अबाउट 21 किलोमीटर ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। ओके। तो इसके लिए एक हमने भी रिलेशन पढ़ा, वेरिएशन ऑफ पे, वेरिएशन ऑफ आपका अर्थ पे जो था ये। ठीक है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो वहां पे ये जो आपको फोटो दिया गया था, ये फॉर्मूला दिया गया था रिलेशन के हिसाब से। जी बराबर क्या है, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पे है क्या चीज, ये दोनों दोनों, तो ये जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, तो मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ अर्थ के बारे में बात हो रही है। और जी किसको दिखा रहती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके। तो जी जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। ठीक है। मतलब कि उसका जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस जो है इसका। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने वीडियो को पॉज करता हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो ये रेडियस होता है अर्थ का ना, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है कहाँ पे, तो मैक्सिमम होता है किस पे, रेडियस ऑफ अर्थ मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे। मैक्सिमम देखा जाता है, जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो मिनिमम होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे। जो रेडियस ऑफ अर्थ है इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। सो वहाँ पे जो इक्वेटर पे जो वैल्यू होगी जी की, वो काफ़ी मिनिमम होगी। और रेडियस ऑफ अर्थ जब मिनिमम होता है पोल पे, तो वहाँ पर जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ से निकल करके आई। पहली चीज़ें क्या निकल के आई, कि अगर हम बात करते हैं किसकी, इक्वेटर की बात करते हैं, तो इक्वेटर में जो ये वैल्यू होती है जी की, ठीक है, वो जी की वैल्यू क्या होगी, काफी मिनिमम होगी, है ना। ठीक है। मिनिमम होगा। और जब हम बात करेंगे पोल का, पोल पे, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दो चीजें निकल करके आई इससे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। दूसरी बात करते हैं कि जो ये इफेक्ट होता है एल्टीट्यूड का, यानी ऊंचाई से क्या असर पड़ता है। तो जो हमारा जी है, जी क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। जैसे 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 कोई अगर बॉडी है हमारा, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी डैश और वैल्यू ऑफ जी, इस पे थोड़ा सा डेरिवेशन भी जानते हैं क्या होता है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। तो ये जो पोर्शन दिया हुआ है आपके पास में, क्या दिया है ये जी जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के r² के बराबर। और ये डिस्टेंस किसका, किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सरफेस बॉडी यहाँ पर ए है और बॉडी बी। ये जो ग्रेविटी लग रहा था कि जी लग रहा था, जी डैश लग रहा था, जो वैल्यू ऑफ जी डैश है वो क्या होती है, लेस होती है वैल्यू ऑफ जी से। मतलब ये क्या है, अगर ऊंचाई पर से कोई ऑब्जेक्ट हमारे ग्रेविटी में आना चाहता है, हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अगर वहां अंदर खींचता है, जैसे ग्रेविटी की एक अपनी बाउंड्री होती है। जैसे अगर अर्थ है, तो अर्थ के बगल में होता है छोटा सा मून। तो जब भी हम एक रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, रॉकेट वो पहले अर्थ के ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है। और फिर वो जाएगा किस पे, जब ये लास्ट ग्रेविटी, जब ये इस पोजीशन पर, ऐसे पोजीशन पर अगर आ जाता है जहाँ से मून की ग्रेविटी काम करना स्टार्ट कर दिए, तो वो फिर क्या करेगा, मून की ग्रेविटी में चला जाता है। और यहाँ पे जो रॉकेट जो जाता है, चाहे सैटेलाइट जाता है, वो किस वेलोसिटी से जाता है, तो एस्केप वेलोसिटी से जाता है। ठीक है।
तो अलग अलग जितने भी हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबका अपना अपना एक ग्रेविटी होती है, अपना उसका ग्रेविटी फील्ड होता है। ठीक है। तो जो हमारा जी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज निकलता है कि हम ये काम कर सकते हैं, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ पे जो डिस्टेंस होती है सेंटर से अर्थ से, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे अगर डिस्टेंस अर्थ सरफेस से अगर एबव बढ़ते जाते हैं ना, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाइट पे चले गए, जैसे कि बॉडी एक यहाँ पे है, और इसके बाद से बॉडी ऊपर में चली गई, यहाँ पे बॉडी आ गई, मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चली गई, तो यहाँ पर तो भाई सरफेस पर जो था तब ये इसकी ग्रेविटी काम कर रही थी, लेकिन जैसे सरफेस से उठा ये तो वहां पर ग्रेविटी के विपरीत काम करने लगा, अपोज करने लगी ग्रेविटी वहां पे। तो वहां पर ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज करते जाती है। तो हम एल्टीट्यूड के साथ देखते हैं कि हमारी जो ग्रेविटी होती है क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो यहीं पर ये चीज है, मेंशन किया हुआ है कि एज वी गो above द सरफेस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम बढ़ते चले जाते हैं, है ना, डिस्टेंस बढ़ते जाता है, तो वहां पे क्या होगा, जो वैल्यू होगी जी की, वो मतलब ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड पे। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है कि जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, ग्रेविटी की, वो क्या होती है, लेस होते जाती है, माउंटेन्स हो जाए चाहे देन अदर प्लैन्स हो जाए। ठीक है, इस टाइप में। तो ये चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई अगर हाइट बढ़ेगी तो वहाँ ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा हो, तो हाइट बढ़ते बढ़ते के साथ साथ ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन वो भी तो डिक्रीज होते जा रही है, और एक ऐसा समय आएगा जब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा और फिर मून के ऑर्बिट में आ जाएगा, तो मून की ग्रेविटी लगेगी काम करने। वैसे तो हर प्लेनेट आपस में एक दूसरे के प्रति ग्रेविटी का फील्ड रखते हैं और साथ साथ रिवॉल्व होते रहते हैं। मून मून जो है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मून जो है अर्थ का रोटेशन चक्कर लगाता है, और अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। जैसे यहाँ पर ये फोटो जो था वो देख सकते थे आप कि एक ये जो सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, और यहाँ सर्टेन हाइट पर गया जिसकी रेडियस आर हो गई, और जैसे हम आगे बढ़े हाइट पर गए तो वो जो वैल्यू हो गई जी डैश हो गई, मतलब जी से डी डैश हो गई। जो वैल्यू होती है जी डैश की वो क्या होती है, लेस होती है वैल्यू ऑफ जी से। तो वैल्यू ऑफ जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है विथ हाइट के हिसाब से। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो इस चीज का खासा ध्यान देंगे कि मतलब अर्थ सरफेस है, और अर्थ सरफेस से बाउंड्री से अगर एबव जो कोई फील्ड गया, वहां पर क्या होगा, जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की वो क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब गहराई की बात करते हैं कि अगर डेप्थ में जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटी क्या काम करता है। तो एज वी गो बिलो द surface of earth, the acceleration due to gravity goes on decreasing and becomes zero at the center of the earth। जैसे जैसे हम बिलो द अर्थ जाते हैं, मतलब अंदर की गहराई में जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो भी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने के बाद से वो जीरो हो जाती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे, है ना, सरफेस पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे। सो अगर आपने एक छोटे क्लासेस में आपने जाना होगा कि भगवान श्री कृष्ण का एक एक था कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पे उठा लिया था। तो वहां पर क्या था कि जो सेंटर ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ मास पे जो भी होता है वहां पर क्या होता है, वर्क डन जीरो हो जाता है और वेट जीरो हो जाता है। तो ऐसा था कि उनको जानकारी था इस चीज का भाई, तो वो क्या किए, कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को अपने उठा लिए थे। तो वहां पे क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है ना, उसको जहां पर बैलेंस हो जाता है वहीं उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो एक चीज ये हो गया, और ये तो भाई ये तो भाई एक बातें हो गई। आगे देखते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिकम ऐसा एक टाइम आएगा जब घटते घटते वो जीरो हो जाएगा। और आगे जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मैक्सिमम होती है अर्थ सरफेस पे, और डिक्रीज विथ डेप्थ एंड बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है,
उस सरफेस पे जो ये वैल्यू है ना, जैसे सपोज डेट कि मैंने यहाँ पर एक पौधा उगा दिया, ठीक है, पौधा उगा दिया, और पौधे उगाने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया, ये अर्थ का सरफेस आप एज्यूम कर पा रहे होगे इस चीज को, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो काफी मैक्सिमम होती है अर्थ सरफेस पे। लेकिन जैसे ही हम बिलो चलते जाते हैं सरफेस की तरफ में, डिक्रीजेज विथ डेप्थ एंड बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम गहराई में चले जाते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर जाने के बाद से क्या होगा, जो ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है कि क्या दिया हुआ है, बॉडी ए दिया है एट द सरफेस ऑफ जी है, मतलब कोई बॉडी हमारे पास क्या है, ए है, ये ए बॉडी है। और जैसे जैसे डी पर आया है, मतलब बॉडी बी जो है यहाँ पर आया है पोजीशन पे, तो जैसे डेप्थ में चला गया जी डैश हो गया, और यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी की ज्यादा होती है जी डैश के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हो गया कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ डेप्थ एंड बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ को, ठीक है। और रेडियस को किससे दिखा रहे हैं, तो रेडियस को आर से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस फोटो के साथ आप इफेक्ट ऑफ डेप्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, कि एक होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और दूसरा क्या होता है, एक होता है ग्रेविटी होता है। तो आपने जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा, और उसका डिफिनीशन क्या होता है, तो सिंपली ये कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज यूनिट मास whose center are placed unit distance apart। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होगा, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। और ये आप छोटी छोटी चीजें हैं उसको देख लेंगे आप, और ज्यादा होगा तो आपको अगर नोट करना होगा तो आप ये काम करोगे कि वीडियो को पॉज करोगे, और पॉज करने के बाद से इसको नोट डाउन कर लोगे कि जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इनके बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहले इसके एसआई यूनिट पर देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे कितना होता है सर ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, तो 6.67 पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसके वेरिएशन की बात करेंगे, जीरो वैल्यू की बात करेंगे, फिर क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तो दूसरा भी है, डिफिनीशन है, क्या है इसमें, मतलब डिफरेंस है किसके किसके बीच में, तो ग्रेविटेशन के बीच में और ग्रेविटी के बीच में। इसको भी आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, एक्सेलरेशन के हिसाब से, वेट के हिसाब से। ग्रेविटेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है फोर्स से, जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन। मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्पेशल केस होता है ग्रेविटेशन का, जिसमें केवल टू बॉडीज को किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, अर्थ के द्वारा, एक्सट्रीमली लार्ज मास होगा चाहे, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे पॉज करके वीडियो को, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप राइट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और चीज़ों के बारे में, जैसे इसी पर बेस्ड क्या है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल को समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो तीन चीजें दी हुई है। क्या करना है सबसे पहले, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक तो सरफेस ऑफ मून है, और मास ऑफ मून दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू हमें ग्रेविटी निकालनी है, ठीक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आइए निकालते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं इसके। लिखा है, सबसे पहले देखते हैं कि मास ऑफ मून कितना है। तो मास ऑफ मून है कितना, होल्ड ऑन, थोड़ा सा मैं पेन को सही कर लूँ। क्या है ये, मास ऑफ द मून कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द मून, ये कितना गिवन है, इसको कैपिटल एम से दिखा देते हैं। ये गिवन है आपका 7.4, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg है, ओके।
ये इसका मास ऑफ द मून है। और दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ द मून। रेडियस ऑफ मून को किससे दिखाते हैं, तो भाई आर से दिखा दिया जाए। ये कितना दिया हुआ है, 1.74 इंटू 10 to the power 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है, मैं इसको क्लोज कर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कितना दिया, 1.74 इंटू 10 to the power 8 मीटर दिया हुआ है। और एक चीज़ आपको पहले से वेल नोन होगा कि इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी नहीं है। तो आप क्या करोगे, लिख लोगे उसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू। तो हम पहले से चीज़ों को जानते हैं कि इन सभी के बीच में एक हमारे पास था, एक रिलेशन था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे थे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन इतनी वेरिएशन वाले में पढ़ा था मैंने, तो जी क्रॉस एम अपॉन में आर का स्क्वायर था। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितने दी है, 6.67 इंटू 10 to the power -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, और बाद में जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है मून का, तो मून का मास दिया हुआ है 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg। ओके, और जो रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मून का, इसका जो रेडियस दिया हुआ है मून का वो है आपका 1.74 इंटू 10 to the power 8 मीटर, है ना। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और फिर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कर दिया ना भाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे थोड़ा सा इसमें, मतलब कि ये जो यूनिट्स वगैरह हैं उसको कैसे हल करोगे। तो यूनिट्स को हल करने के लिए क्या करना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर दिया है, और एक और इधर में यूनिट आ रहा है वो भी केजी में आ रहा है, तो केजी वाला नीचे हो गया। और नीचे क्या है कि ये मीटर का स्क्वायर आ रहा है, तो मीटर का स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पर केजी का स्क्वायर दिया हुआ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी का स्क्वायर, और यहाँ से केजी दिया था, एक केजी यहाँ से हट गया, मीटर भी हट गया यहाँ से, क्या बचा, तो केवल बचा तो यहाँ पे केजी हो गया। इसको 5/18 से चेंज करके जो ये चेंज करेंगे, और इसको केजी स्क्वायर दो तो था, तो केजी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और मीटर स्क्वायर केवल बचा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका टोटल जो वैल्यू आ जाएगा जी का मिला करके कितना आ जाएगा, जी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होता होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक स्लाइड लेता हूँ और उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो अभी तक तो देखा आपने कि जो ये वैल्यू थी, इसकी किसकी वैल्यू, जी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ये थी आपकी 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये पर केजी है। और इंटू उसका जितना मास था वो कितना था, मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg था। ओके, और ये जो रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.74 इंटू 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर का, तो इसको दो बार लिख दिया जाए मीटर को ही, ताकि हमारा जो सॉल्व होने में इजी हो। 1.74 इंटू 10 to the power 6 मीटर हो जाएगा, दो बार ये आ गया मीटर। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ से तो एक केजी वैसे ही उड़ गया यहाँ से। ठीक है, केवल यहाँ पर केजी बचा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का इन्वर्स कर देते हैं, तो ये 2 मीटर से 2 मीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या, केवल न्यूटन
पर केजी बचा। ठीक। और क्या बचेगा, तो 6.67 को एक साथ ले लो यहाँ पे, और एक था 1.74 को यहाँ ले लो। ठीक। और नीचे कितना है, 1.274 है और 1.74 है। बाकी पावर को देखते हैं, इकट्ठे लिख देते हैं। 10⁻−11 इसका है, 10⁻22 इसका है। ठीक है। और फिर इसमें कितना दिया हुआ है, 10⁻6 दिया है, इंटू 10⁻6 दिया है। दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो नीचे वाला जो होगा 10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ऊपर कितना दिया हुआ है, -11 है। और इसमें कितना ऐड कर दोगे, 22। और नीचे वाला जो ये नीचे वाला जो दो वैल्यू था, 10 कितना था, ये 12 था। ठीक है। तो 10 के पावर में -11 हो गया, ये 22 हो गया। और ऊपर वाला जो 12 है वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऐड करोगे तो 10 कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला जो होगा 3 और 23 हो जाएगा, और +22 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, ऊपर में एक बचेगा, 10⁻−1 बचेगा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कैलकुलेशन हो गया पावर्स का। अब वैल्यू को हटाते हैं, कैसे हटाएंगे, तो ये इसका हटाएंगे तो 2 जीरो निकला है, 2 जीरो यहाँ से निकला। एक पॉइंट जाएगा ऊपर में तो यहाँ पे 10 बनेगा। और यहाँ से एक पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 100 बनेगा। ठीक है। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, और बाकी तो एक 10⁻−1 बचा ही। ठीक है। तो यहाँ पर 1.74 है, और इसको कटम कुटम करो, तो कटम कुटम करने के बाद क्या मिलेगा, जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, तो 1.63 मीटर का पर सेकंड का स्क्वायर। यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, और उसको देख लेना ध्यान से। जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितनी होती है, तो मून पे होती है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। ये कितनी होती है, ये होती है 1.63 मीटर का पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। और ये तुम्हारा सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर करना वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कंपेयर करना है, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून विद दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, जैसे कि हमें क्या करना है कि अर्थ से जब मून पर जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी का क्या असर पड़ता है, तो भाई 6 गुना कम हो जाता है। वैसे ही 6 टाइम, जैसे अगर यहाँ अर्थ पे अगर व्यक्ति 60 किलो का है, वो मून पे जाएगा तो वो 6 किलो का हो जाता है। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई, क्या इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देखते हैं सही से। ओके। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन द मून। मून कितना होता है, तो ग्रेविटी ऑन द मून को दिखा देते हैं किससे, मून की जो ग्रेविटी होती है वो कितनी दी थी, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में निकाला था यहाँ पे। कितना आया था ये, 1.63। ये आया था ना ग्रेविटी यहाँ पे, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। ठीक है। ये ग्रेविटी आया था। यह वही ग्रेविटी का यहाँ पर भी यूज कर लिया जाएगा, 1.63। अब निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अगर 2-3 मार्क्स में पूछता है तो आपको मुझे मून पर ग्रेविटी निकालनी आनी चाहिए। जो कि आप क्या करोगे, सिंपल कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन में रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, और रेडियस का स्क्वायर का वैल्यू आप पता ही होगा कि मून की रेडियस कितनी होती है, तो रख करके आप वहां पर जी मून निकाल पाओगे। फिर क्या करते हैं, इसी में डिस्कस करते हैं क्या आगे के जो पॉइंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ पे। ओके। जिसको हम दिखाते हैं, जो अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो तो यूनिवर्सली आप जानते ही हो कि कितना होता है, 9.8 मीटर का पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
ठीक है। और इनके बीच में कंपैरिजन करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, यानी मून का और फिर से ग्रेविटी किसका, अर्थ का, इसको कंपेयर करना था दोनों का। ये कितना दिया हुआ है, 1.63 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और यहाँ पर ग्रेविटी कितना दिया है, 9.8 मीटर का पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया इसका यूनिट, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना बनेगा, 100 बनेगा। ओके। और ये जो पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, 10 बनेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/10। अब ये काटेंगे टोटल तो 6 टाइम में जाएगा, तो ये बचेगा 6 टाइम से क्या आ जाएगा, ये केवल आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है। 1/6 टाइम्स का असर पड़ेगा कंपेरिजन टू अर्थ पे। अगर यहाँ अर्थ पे 6 किलो का व्यक्ति है तो मून पे जाएगा तो 1 किलो का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि हम ये कहते हैं कि 10 एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज कितना है, 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। ठीक है। ओके। एक आगे में आप लोग के जो बुक दिए होते हैं, बुक में आपके होते हैं चेक योर प्रोग्रेस होता है। तो चेक योर प्रोग्रेस में कुछ आपके न्यूमेरिकल दिए थे जिसको मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, केवल आपको एक्सप्लेन करना है बारी बारी से। और अगर आपके पास समय हो तो इस चीज़ को आप ध्यान दे देंगे सही से, और समझते हैं इस चीज़ को, न्यूमेरिकल को। और उसके बाद से अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो ये सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोड्यूस इन 2 kg स्टोन ड्यू टू द अर्थ, और मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻24 kg है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। तो सिंपली क्या करो ना कि आपके पास में जो वैल्यू दी हुई है कि भाई जी बराबर क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम अपॉन में आर का स्क्वायर। पहले दिया होता है सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन अ 2 kg स्टोन ड्यू टू द अर्थ, और मास ऑफ अर्थ दे दिए, बाकी सब चीजें गिवन है पहले से। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर है। और मास ऑफ अर्थ पहले से गिवन है, मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻24 kg है। ओके। 6 × 10⁻24 kg पहले से गिवन है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो देरी किस बात की, देरी किस बात की है इसमें, तो ये मास दिया हुआ है ना पहले से, और ग्रेविटी भी दिया है, वो रेडियस भी दिया हुआ है। क्यों ना इस वैल्यू को उठा करके जी में रख दिया जाए। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ओके। ये पर केजी का स्क्वायर हो जाएगा वैल्यू। ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, इसका मास, फिर मास कितना है, 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। और बाकी रेडियस का स्क्वायर था, तो रेडियस कितना था आपका, 6.4 × 10⁻6 था, 2 बार है ये, 2 बार आप मेंशन करोगे, 6.4 × 10⁻6। ठीक है। और दोनों बार होने के बावजूद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे पूरी तरीके से। तो वैसे ही होगा यहाँ पर भी, आपको शॉर्टकट तरीका बस यही है केवल, ये 6 पॉइंट जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उसको एक साथ ले लो, और जो पावर वाला है उसको एक साथ ले लो, इंटू 10⁻24 और 24। और नीचे में कितना दिया हुआ है, तो नीचे में 6.4 है, ये ब्रैकेट है। ठीक है। 6.4 है, 2 बार है 6.4, 2 बार। और 10⁻12 डायरेक्ट हो जाएगा, ऊपर जाकर के आप सॉल्व करोगे तो जो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू आपकी आ जाती है 9.8 मीटर का पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। आगे समझते हैं, एक और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। गिवन है कि जो मास ऑफ प्लेनेट कितना दिया हुआ, 6 × 10⁻24 kg मास दिया हुआ है प्लेनेट का। कोई प्लेनेट है जिसकी डायमीटर दी हुई है और मास दी हुई है। ठीक है।
और पता करना है कि उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, जो हमारा प्लेनेट है सरफेस ऑफ प्लेनेट से। तो मास ऑफ प्लेनेट गिवन है, फिर से उसका डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर के लिए क्या करते हैं, ये डायमीटर बराबर अगर रेडियस निकालना हो तो हम छोटे क्लासेस में ये चीज़ें सीख करके आए हैं। ये क्या होता है, तो ये रेडियस का हाफ पार्ट होता है जो डायमीटर बोला जाता है। तो अब भाई यहाँ पे रेडियस जो है ना, ये अपॉन टू वगैरह, तो उससे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। रेडियस कितना दिया हुआ है, आपका रेडियस दिया है ना 12.8 इंटू 10⁻³ किमी दिया हुआ है, ठीक है। जब हम इसका रेडियस निकालते हैं, ये इसका डायमीटर दिया हो, तो रेडियस निकालने के लिए अपॉन में 2 कर देते हैं। जो वैल्यू कितनी मिलती है, ये आती है 6.4 10⁻6 मीटर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये जो ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला यूज करते हुए आगे हमें काम करना है। यानी कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर के वैल्यू रखने पे यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, तो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस चेक योर प्रोग्रेस में जो क्वेश्चन थ्री दिया है, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ मून, और आगे क्या दिया है इसमें, मास दिया हुआ 7.4 इंटू 10⁻22 kg, और फिर डायमीटर दिया हुआ है। तो सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे, लग रहा है कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। इसमें जो है सरफेस ऑफ मून पे जिस पे मास दिया हुआ है उसका डायमीटर अलग दिया, तो यहाँ वैल्यू डिफरेंट है थोड़ी सी। 7.4 10⁻24 kg है, 1.74 इसका क्या है, तो इसका जो रेडियस है ना, डायमीटर का हाफ हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी निकल करके आ रही है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, आप वो चीज़ों को रखते जाओगे इस फार्मूला पे और आगे न्यूमेरिकल निकालते जाओगे। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ बाकी सब चीज़ों का, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के टिल एंड तक। उसके बाद मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सिंपली था कि आपने पढ़ा ग्रेविटी के, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी आपने। तो एक मैं स्क्रॉल डाउन पहले लास्ट तक जाते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट पे जाएंगे। तो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसमें दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे, और बाद में जो है रेडियस ऑफ अर्थ मून का दिया हुआ है, तो हमें मास निकालना है। तो भाई छोटी सी जाहिर सी बात है कि आप क्या करो कि फॉर्मूला वगैरह जो है निकालना सीख जाओ। आप थोड़ा सा बड़े हो चुके हो ऑलरेडी, तो फार्मूला वगैरह निकालना आप सीखो सही से। मतलब क्या है मेरा कि हमने जाना था जी बराबर क्या था, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर था। अब इसकी फार्मूला कैसे निकालोगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो मास ऑफ मून निकालना है। तो मास ऑफ मून के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं भाई। तो जी ये आर का स्क्वायर मतलब अपॉन वन में हो जाएगा, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल वाला सीन हो जाएगा। तो एम हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, कैपिटल जी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मास ऑफ मून हो गया, ठीक है। ये मास ऑफ मून हो गया, जो कि पहले से सारी चीजें गिवन है, मुझे केवल फॉर्मूला इसमें बताना था। और ये फिफ्थ वाला हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ वाले की तरफ। कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस exerted by the sun and the moon of the earth, what exert a greater force and how many times। तो भाई 180 टाइम्स ग्रेटर होता है मून के कंपैरिजन में। सन का जो मास होता है काफी लार्जर होता है ये। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन का, वो 180 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, मून के, ड्यू टू इट्स मच लार्जर मास। जितना बड़ा बॉडी होगा उतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। इतनी इस बात को ध्यान देंगे आप। आउटर स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थ सरफेस पे भी। मतलब कि आगे दिया हुआ है कि जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन फोर्स कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और उसका जो मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। यानी जी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी है, मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेट उसका दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन 3 kg मास। तो 3 किलो के हिसाब से देखना था इसमें, भाई सीधी सी बात है। जी की वैल्यू रखोगे, जी कैपिटल है तो में आर स्क्वायर, ये तो आप जानते ही चीज है, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ, हाउ मच विल द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास एट द सेम प्लेस, ठीक। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके लिए, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो जो एक्सेलरेशन होता है तो वो कितना हो जाएगा, 3 kg रहेगा।
और यहाँ पर सोल्यूशन जो पहले से गिवन है भाई, कितना गिवन है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो ये क्या शो करता है, स्टेप्स पे कैलकुलेशन गिवन स्टैंडर्ड पर प्रॉब्लम एंड देयर आंसर, ठीक है। ये चीजें थी। तो मैं अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ, फिर उसके बाद से लेक्चर को एंड करेंगे। बस 7 ही तक होता चेक और प्रोग्रेस क्वेश्चन में। और फिर चेक और प्रोग्रेस के बाद से जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जिसमें मजा आएगा। और न्यूटन साहब के तीनों लॉज को खंडित करेंगे, खंडन करेंगे। और फिर उसके बाद से उसको क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रूफ देख लेंगे। जो फर्स्ट फर्स्ट बाकी इसमें क्या होता है ना कि केवल चेंज हो जाता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह बाकी जगह एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम ए लेके चलते थे, लेकिन जब ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन की जगह चेंज हो जाता है केवल जी से। तो इसी चीज को पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 4 होगा। मैं आपको एक एक लेक्चर बताते जाता हूँ, मैं अपने पॉइंट पर आते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको क्या बताया था, ओवरव्यू थोड़ा सा देख लिया है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि जो ये वेरिएशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इससे पता चला कि जो ये किस पे डिपेंड होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड होता है, और मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है क्या। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जी जो होता है सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो जी की वैल्यू होती है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर कांस्टेंट नहीं होती, अलग अलग होती है। और ये किस पर डिपेंड करती है, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होता है, मास होता है, यही चीजें नीचे बाकी चीजें लिखी हुई है। एम आर ऑलवेज कांस्टेंट होगा भाई, मास ऑफ अर्थ जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, अगर एक दिया हुआ वैल्यू तो वही रहेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी वही रहेगा, सेम ही रहता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ पे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो इसको तीन चीजों पे पढ़ते हैं, डेप्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ पे क्या असर पड़ता है ग्रेविटी का, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड हाइट पर बढ़ाने से क्या असर पड़ता है, फिर से इफेक्ट ऑफ डेप्थ पर क्या असर पड़ता है। फर्स्ट वाले में हमने इमेज के माध्यम से देखा कि जो जी की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, ठीक है। आगे ही हमने जाना कि इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड पर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी भाई जो ग्रेविटी होती है वो डिक्रीज होती जाएगी। थर्ड हमने पढ़ा कि जब सरफेस के अंदर जाते हैं, मतलब क्या है, जब हम गहराई में जाते हैं तो वहाँ सेंटर ऑफ जो अर्थ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो ग्रेविटी होगी वो डिक्रीज होकर के कितनी चली जाएगी, तो वो बिकम्स जीरो हो जाती है। ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे। इसके बाद ये फोटो था, इस फोटो को एक्सप्लेन करने के बाद से हमने जाना डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। फिर से ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का डिफरेंस, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उसके बारे में और भी डिफरेंस हो गया है यहाँ पे। फिर से हमने जाना एक न्यूमेरिकल के बारे में, न्यूमेरिकल में काफ़ी चीज़ें बताई गई। फिर उसके बाद से आपको जो है एक और न्यूमेरिकल हुआ, एक और न्यूमेरिकल के बाद से जो ये चेक योर प्रोग्रेस जो होता है आपके बुक में, उसमें सॉल्व दिस न्यूमेरिकल वगैरह में जो 7-8 प्रॉब्लम थे उसको हमने डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया। आपका दिन शुभ हो। और आप अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर कर दो कि भाई जो ये आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब कि लैक ऑफ एबिलिटी की वजह से, बुक्स की वजह से जो है चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती है सही से। तो आप ये नोट्स को प्रॉपरली बनाओ अपनी कॉपी में, और बनाने के बाद से अपना बेस्ट दो पेपर में, और मुझे ज़रूर बताओ कि आपका पेपर कैसा जाता है, ठीक है। तो फिर अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। तो आप क्या करो कि अपने दोस्तों के बीच में लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और शेयर करो इतने दोस्त हो जाएं कम से कम कि, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को आराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।